सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। ना बनाओ अपने सफ़र को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। तो अपना क्या चल रहा था टॉपिक, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लो इसमें, वाष्पीकरण। क्या होता है वाष्पीकरण? द्रव के खुली सतह पर प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे, यानी प्रत्येक ताप पर क्या होगा, धीरे धीरे जो द्रव है वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने वाष्प में चेंज हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। लैंग्वेज में लिख लो, द्रव के खुली सतह से, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर, टेम्परेचर पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। यानी हर टेम्परेचर पर क्या होता जाएगा, तो धीरे धीरे जो द्रव है ना वो किस में चेंज होता जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अगली हेडिंग डालो, प्रशीतक। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, वाष्पीकरण द्वारा क्या करते हैं, ठंडक उत्पन्न की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। प्रशीतक में वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है या पैदा की जाती है, उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि तांबे की एक कुंडली होती है, ठीक है, उसमें हम क्या भरते हैं, फ्रियोन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो लिख लेना, तांबे की एक कुंडली में कौन सी गैस भरते हैं, फ्रियोन गैस भरते हैं, फ्रियोन गैस भरी जाती है। ठीक है, जो क्या करता है, आपको वाष्पीकरण करके जो वाष्पीकृत होकर ठंडक पैदा करती है। ठीक है, प्रशीतक का काम तो क्या होता है कि वाष्पीकरण के द्वारा क्या, ठंडक उत्पन्न करना। फिर वो पूछेगा कि ठंडक पैदा कैसे की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि तांबे की एक कुंडली होती है, ठीक है, फ्रियोन, जिसमें क्या होती है, फ्रियोन गैस भरी जाती है, जिसमें फ्रियोन गैस भरी जाती है, जो वाष्पीकृत होकर क्या करती है, ठंडक पैदा करती है। ठीक है, आगे चलो, नए हेडिंग डालो। वातानुकूल क्या होता है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए या प्रत्येक जलवायु के लिए क्या होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार, वातावरण के अनुसार। वो किस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य, वह किसके लिए? जलवायु के लिए। ठीक है, अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है कि आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है? पहली है, डालो कि ताप कितना होना चाहिए इनके लिए? ताप होना चाहिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो लिख लो, ताप कितना होना चाहिए? 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर अनुकूल जो टेम्परेचर होगा वो कितना बताया गया है? 23 से 25 तक। फिर आती है आपेक्षिक आर्द्रता। क्या होती है? आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60% से 65% तक। ठीक है, दो चीज होगी। तीसरी लिख लो कि वायु की गति क्या होनी चाहिए इसमें? वायु की गति, तो वायु की गति इसमें क्या बताई गई है? 0.75 मीटर पर मिनट। ठीक है, और किस रेंज में होनी चाहिए? 0.75 से होनी चाहिए 2.5 के बीच में। ठीक है, 2.5 मीटर पर मिनट के बीच होनी चाहिए। ये किसके लिए बताई गई है? अनुकूल जो आवश्यकता होती है, परिस्थिति होती है जलवायु और मानव के लिए, यानी स्वास्थ्य के, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपेक्षिक आर्द्रता आपने बता तो दी कि 60 से 65 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये होती क्या है? तो देखो, किसी दिए गए ताप पर, यानी कोई आपको टेम्परेचर दे देंगे, ठीक है, वायु के किसी आयतन में उपस्थित किसकी मात्रा? जलवायु की मात्रा, तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में आप लिख लो, कैसे लिखोगे? हेडिंग डाल देना, आपेक्षिक आर्द्रता। किसी दिए हुए, किसकी है? तापमान की। ठीक है, दिए हुए ताप पर किसी वायु के आयतन, निश्चित ताप दे रखा होगा। ठीक है, वायु के किसी आयतन में उपस्थित, किसी वायु के आयतन में उपस्थित किसकी मात्रा? जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा। ठीक है, और रेशियो किसके साथ देखना है? तथा उसी ताप पर, कौन से ताप पर? जो अपने को ताप दिया हुआ था, उसी ताप पर उसी आयतन की संतृप्त करने वाली, यानी दोनों में टेम्परेचर भी क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, और जो आयतन है वो भी क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। संतृप्त करने वाली आवश्यक
जल वाष्प की मात्रा के अनुपात को, मात्रा के अनुपात को क्या बोला जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। आई क्या बात समझ में? आगे देखो, उष्मागतिकी, हेडिंग डालो उष्मागतिकी, उष्मागतिकी। इसमें हम क्या करेंगे? उष्मागति के दो नियम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? कौन कौन सा नियम है? पहला तो हो गया उष्मागति का प्रथम नियम, और दूसरा आपका क्या हो गया? उष्मागतिकी का या उष्मागति का द्वितीय नियम, ठीक है? पहले लिखो उष्मा गति का प्रथम नियम। इसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उष्मागति का जो प्रथम नियम होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। उष्मागति का प्रथम नियम किसको प्रदर्शित करेगा? ऊर्जा संरक्षण के नियम को, ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है? अब बात आती है कि ऊर्जा निकाय में आप कितनी प्रकार की ऊर्जाएं देते हैं, ठीक है? यानी ये किस पर डिपेंड करेगा कि ऊर्जा जो नियम है वो हम दो टाइप के ऊर्जा नियम हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो इस नियम के अनुसार जो ऊर्जा हम देते हैं वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। किसी निकाय को दी जाने वाली जो ऊर्जा होगी वो कितने टाइप की होगी? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आई बात समझ में? अब होता क्या है इसमें कि निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, उसमें हम क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? निकाय का ताप बढ़ जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा? निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर क्या बढ़ जाता है? निकाय का ताप बढ़ जाता है। बढ़ोतरी होगी किसमें? निकाय की ताप में। क्या करेंगे? निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे, जिससे निकाय का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट और क्या होता है इसमें देखो,
आपने देखा होगा कि इससे कोई भी निकाय होगा ना, उसमें एक बाह्य ऊर्जा और होती है, ठीक है। तो उस बाह्य ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? ऊष्मागति के प्रथम नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। निकाय के बाह्य ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? के लिए भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ठीक है, प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये हो गई ऊष्मागति का प्रथम नियम, जो क्या कहता है, आपको याद रखना है कि ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। कभी कभी आपका आ जाता है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम बताओ, या आपको पूछ सकता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। दोनों में क्या होता है? पहला पॉइंट है, निकाय के आंतरिक ऊर्जा में क्या करोगे? वृद्धि करोगे। उस इकाई ऊर्जा में वृद्धि करने से क्या होगा? ताप आपका बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? बाह्य ऊर्जा में वृद्धि के लिए, ठीक है, या बाह्य कार्य करने में एक ही बात है, या इसको क्या बोल सकते हैं? बाह्य कार्य करने में, ठीक है। अब देखो ऊष्मागति का द्वितीय नियम। एक चीज आती है, अब आपको फर्क पूछ सकते हैं। एक तो होता है समतापी प्रक्रिया, एक क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया नाम से क्या पता चल रहा है? समान ताप। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रक्रिया में क्या होगा? प्रत्येक इस प्रक्रिया में जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। रुद्धोष्म का क्या मतलब होता है? अलग अलग, यानी डिफरेंट, अलग टेम्परेचर रहेगा, भिन्न ताप रहेगा, ठीक है। तो इनको आप लैंग्वेज में लिख लो। कैसे लिखोगे? समतापी प्रक्रिया लिखो पहला, समतापी प्रक्रिया। जब किसी प्रक्रिया में परिवर्तन इस प्रकार होता है, परिवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक अवस्था में, कि प्रत्येक अवस्था में क्या समान रहता है? ताप समान रहता है। प्रत्येक अवस्था में ताप समान रहता है, ठीक है, ठीक है। समतापी हो गया। दूसरा क्या था आपका? रुद्धोष्म। इस प्रक्रिया में क्या होगा? आपके ऊर्जा न तो किसी से लेगा व न ही किसी को देगा। यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि प्रत्येक क्रिया में, ठीक है ना, प्रत्येक क्रिया में, या बोल सकते हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा ली जाती है दौरान,
न तो बाहरी माध्यम से ऊर्जा ली जाती है व न ही बाहरी माध्यम को ऊर्जा दी जाती है। यानी इसमें लेन देन आपका बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इसमें ना तो ऊर्जा आपके ली जाएगी ना आपकी ऊर्जा दी जाएगी, यानी लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को रुदोषम प्रक्रिया कहते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार करने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम इसका क्या कर दें, अचानक से प्रसार कर दें, तो आपका होगा क्या? शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड अचानक प्रसार करने पर वह किस में बदल जाएगा? आपके शुष्क बर्फ में बदल जाता है। शुष्क बर्फ में बदल जाता है। आई क्या बात समझ में? किस में चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार करने पर शुष्क बर्फ में बदल जाता है। क्यों बदला? क्योंकि ना तो उसने बाहरी माध्यम से कोई उष्मा ली, ना ही उसको उष्मा दी। उष्मा लिख लेना या ना, उष्मा। आई क्या बात समझ में? तो ये होता है समतापी और क्या? सुदोषम। अब बात है द्वितीय नियम क्या बोलता है? ठीक है, ये था क्या आपका। अब देखो उष्मा गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है? उष्मा गति का द्वितीय नियम। उससे पहले आप एक चीज देख लो कि जो उष्मा गति का प्रथम नियम था ना, वो उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता। ठीक है, उष्मा गति का प्रथम नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को नहीं बताता। दिशा को नहीं बताता, बल्कि उष्मा गति का द्वितीय नियम किसको बताता है? उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को। उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को बताता है। क्या बताता है? दिशा को बताता है। अब बात आती है तो उष्मा गति का द्वितीय नियम होता क्या है? तो इसके अनुसार दो वैज्ञानिक थे। एक तो कौन था? केल्विन। ठीक है, इसने क्या बोला था? केल्विन ने कि उष्मा गति का जो होता है ना, पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। उष्मा का पूर्णतः कार्य में क्या बदलना क्या होता है? लगभग असंभव होता है। ठीक है, जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? असंभव होता है। उष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है।
ये किसने बोला था आपको? केल्विन ने बोला था। यानी जो द्वितीय नियम है वो भी क्या करता है, आपके दो प्रकार की जो निकाय है उन पर कार्य करता है। ठीक है, पहला क्या था, जो केल्विन है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, उष्मा का पूर्णतः कार्य में क्या होना, परिवर्तन असंभव होता है। द्वितीय और देखो क्या है, एक है क्लाइसियस, यहीं लिख देता हूं, क्लाइसियस। इसने क्या बोला था कि जो उष्मा होगी वो अपने कम टेम्परेचर से कहाँ, ज्यादा वस्तु की ओर, ज्यादा ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। तो क्या लिखोगे आप, उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती है, वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक है यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।